back to the channel. So finally, I have reached the last chapter of class 11th chemistry, that is hydrocarbon. If still you are consuming the content passively, then pause the video and grab your pen and paper and start solving the problem with me. Because problem solving is the ultimate step, right? So if you understand what I'm trying to create through this content, okay, just listen. There are 3 steps to crack the exam like JEE, right? First step, you all do the first step because it's just like reading theory, going through NCRT, right? You are just watching the video lectures of teacher, and you're listening to your teachers in the school, whatever. So this is the first step. I think every student is doing that. Okay. So the second step is the making notes. This is somewhat important, and you can make notes. I know that you are just trying to write the things, equation and everything. You are making it in the school also, and you can download the PDF of the notes also. But these 2 steps are not sufficient. इन दोनों स्टेप से एग्जाम्स क्रैक नहीं होता. एंड द लास्ट स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एग्जाम उसी का निकलेगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए. जब आप बहुत सारा नोट्स बना लेते हो, आपको लगता है बहुत पढ़ाई करो, पेरेंट्स को भी लगता है यू आर स्टडिंग अ लॉट, राइट? एंड आपका ब्रेन भी बोलता है ना कि बहुत पढ़ाई कर ली, एग्जाम नहीं हुआ लेकिन है ना मैंने बहुत पढ़ा था, इतना पढ़ा. तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द अल्टीमेट स्टेप. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट थ्रू दिस चैनल. You must solve the problem, right? So I think you all are doing the first 2 steps. They are okay, but अगर आप सोचते हो कि just theory पढ़ लेने से या notes बना लेने से कोई exam निकल जाएगा, तो it's not possible at all, right? So my channel starts from there. Like, I'm just trying to provide the content related to problem solving. So I can say जहां बाकी चैनल्स का कंटेंट खत्म होता है ना, my content starts from there, right? So without wasting my time, I will start with my first question, that is identify the correct statement. So स्टेटमेंट बेस्ड को देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से होता क्या ना, तुमने थ्योरी कितना भी पढ़ा, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए, आपको एनालाइज करना पड़ेगा ना. तो यू विल हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज व्हाट एवर यू हैव स्टडीड इन योर थ्योरी पार्ट. तो जहां पे ब्रेन यूज करने की बात है वहां तुम यूज नहीं कर रहे, राइट? तो होता क्या है कि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि आप उसको सुन के याद कर लोगे. द वेरी नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इज दिस कि यू मस्ट गो थ्रू इट एनालिटिकली. आपको उसको याद करना है थोड़ा बहुत, you must analyze what the question is saying. And if this is chemistry, इसमें तो थोड़ा बहुत learning part है भी, but if I'm talking about the mathematics and physics, it is completely conceptual and mathematics is completely practice. Until and unless you will not solve the problem, exam नहीं हो सकता, right? तो क्वेश्चन इज दिस. तो जितना भी पढ़ो, जितना भी आपने पढ़ा है थ्योरी पार्ट, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एवरी डे. ईच एंड एवरी डे आपका टारगेट होना ही चाहिए कि यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, राइट? So the question is saying that correct statement, the presence of bond NO2 group in the benzene ring. Okay, NO2 ग्रुप हम सबको पता होता है, इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि अगर हमारा बेंजीन रिंग है, राइट, दिस इज द बेंजीन रिंग, और यहाँ अगर हमने NO2 लगा दिया तो NO2 क्या देता है? -M क्यों देता है ये? क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो O गया है, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि ये पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होता है, तो दैट मीन्स ये रिंग का इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, राइट? तो जब रिंग का इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, यानी कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है, यानी कि ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आ जाता है. तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस आ जाएगा. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये इसीलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट? तो इलेक्ट्रोफाइल खुद ही पॉजिटिव होता है, तो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव. N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, राइट? तो न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव होते हैं, तो एक तरीके से क्या करता है? डीएक्टिवेट द, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक substitution. Second statement is correct. Third statement is saying that activates the ring towards nucleophilic substitution. The nucleophile is negative, right? And यहाँ प्लस क्रिएट कर रहा है ऑर्थो पैरा पे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इसका एक्टिवेशन एक तरीके से हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट?
क्योंकि इन जनरल बेंजीन रिच होती है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उस पर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन NO2 है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट। तो वो एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक्टिवेट कर सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डीएक्टिवेट कर सकता है, राइट। और ये डीएक्टिवेट द रिंग, तो ये गलत हो गया, न्यूक्लियोफिलिक के लिए डीएक्टिवेट नहीं करता है, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए डीएक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो आंसर इज बी एंड सी। सो दिस इज योर आंसर, बी एंड सी। तो अगर क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करके पढ़ा होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा होगा, तो एग्जाम में आएगा और देखते ही टिक कर दोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कंपाउंड जेड यहाँ पे बन रहा है। पहली चीज तो ये हमें समझना पड़ेगा कि C3H6Cl2 दिया है, तो पहला जो कंपाउंड X है वो है C3H6Cl2। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो 3 कार्बन आर देयर, तो C3H6 है, तो मैं यहाँ पे CH3 कर लेती हूँ, तो H6 हो जाएगा, और कार्बन 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे ClCl हो गया, राइट। तो ये जेम डाइहैलाइड टाइप का मैंने बना दिया। तुम इसको विसिनिल भी बना सकते हो कि एक CH यहाँ कर दो, Cl यहाँ पे कर दो, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या करना है, NaNH2 करना है। तो NaNH2 एक तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, तो पहली बार में यहाँ से HCl निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा, मतलब एक इसका H जाएगा और इसका एक Cl जाएगा, तो HCl निकलेगा और डबल बॉन्ड आएगा, फिर से ये वाला Cl और एक H जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 2 Cl यानी कि 2 HCl निकल जाएंगे, राइट। तो 2 HCl विल बी एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ से हमें पता भी होता है कि जो एल्कीन्स एंड एल्काइंस होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन से ही बनते हैं। तो एक्सेस ऑफ NaNH2 से हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स निकल सकता है। अगर एक ही मॉलिक्यूल होता तो सिर्फ एल्कीन पे ही रिएक्शन स्टॉप कर जाती, राइट। तो यहाँ पे ये प्रोपाइन बन जाएगा। प्रोपाइन जब ये बन गया तो ये कंपाउंड मेरा Y हो गया। आफ्टर दैट Hg2+, द वेरी फेमस रिएक्शन गिवन इन एनसीईआरटी, कि अगर हम इसमें Hg2+, मर्क्यूरी 2+ वाला करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ये टॉटोमराइज कर जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम वाटर ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन है, तो एक साइड से H और OH ऐड होता है, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और एक साइड H और एक साइड OH लगता है, राइट। तो मार्कोनिकॉफ से अगर हम देखें तो OH कहाँ लगता है, जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि मिडिल वाले पोजीशन पे हमारे पास OH लग जाएगा। तो CH3 बॉन्ड C यहाँ पे आ जाता है OH, और यहाँ रहता है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H लगता है, तो CH2 हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, और इनॉल फॉर्म क्या करता है, टॉटोमराइज कर जाता है, राइट। तो दिस इज योर नथिंग बट द इनॉल फॉर्म, राइट। तो इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज करता है। टॉटोमराइज का मतलब इसका H इधर चला जाएगा एंड डबल बॉन्ड इस साइड आ जाएगा, तो दैट मींस इट विल बिकम लाइक एसीटोन, CH3CO CH3, ये मेरा Z कंपाउंड हो गया। एंड ये दिया हुआ है तुम्हारे पास रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो एल्काइन में हमारे पास साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन दी हुई है, उसमें हमें दिया है एथाइन। तो एथाइन के 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये एल्काइन मतलब एथाइन तो नहीं है, दिस इज प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अगर हम करें तो 3 मॉलिक्यूल्स अगर इसके यूज करोगे तो ये भी क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल से बेंजीन रिंग बनाएगा, लेकिन ये वाली सब्स्टिट्यूशन में रह जाएंगी CH3 CH3 और CH3। दैट मीन्स क्योंकि अगर एथाइन होता ना तब बेंजीन बनता है, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो वाले साइक्लिकली पॉलीमराइज करते हैं, और ये वाला सब्स्टिट्यूशन में रह जाएगा CH3। तो ये 3 CH3 मैंने यहाँ पे लगा दिए, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जो कंपाउंड Z बन रहा है दैट इज गिविंग येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI। तो NaOI के संग अगर हमारे पास, तुम लोग की क्लास 12 में पढ़ोगे, और जो क्लास 12 का बच्चा उसको पता भी होगा कि जहां पे भी मिथाइल कीटोन होता है, क्या होता है, मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन वाला जो चीज होता है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। क्या होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन दैट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ मिथाइल कीटोन हमें दिख रहा है, दिस इज एसीटोन, राइट। प्रोपेनोन भी बोल सकते हो। तो दिस इज डेफिनेटली विल गिव द येलो प्रेसिपिटेट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट, कंपाउंड Q has two different type of hydrogen atom, aliphatic and aromatic in the ratio। तो aliphatic अगर हम इसमें देखें तो देखो ये 3 3 और 3, यानी कि 9 हाइड्रोजन हमारे पास कैसे हैं, एलिफैटिक हैं। और रिंग में मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, अगर मैं ध्यान से चेक करूं तो रिंग में मेरे पास 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन तो H वाला सब्स्टिट्यूट हो चुका है, CCS6 बेंजीन रिंग होता है, तो ये वाले तीनों सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन बचे, तो 9। और अगर हम एरोमेटिक का एलिफैटिक से रेशियो दिया है, तो एरोमेटिक के 3 है मेरे पास, और एलिफैटिक के हमने देखे हैं 9, तो 3:9 का मतलब हो गया 1:3, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट।
So both statement 1 and 2 are true. तो both statement 1 and 2 are true. Option is C. तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में तुम्हें बेसिकली पता होना चाहिए कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन क्या होती है, एंड ये NaNH2 के साथ एल्काइन बनाता है, राइट, और उसके बाद एरोमेटिक एलिफेटिक हाइड्रोजन कैसे काउंट करने हैं, राइट. तो क्वेश्चन इज सिंपल. ओके, दिस क्वेश्चन इज सिंपल बिकॉज इसमें सिर्फ डायरेक्टली पूछा गया है कि किस मेथड से तुम बी और सी को सेपरेट कर सकते हो. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें सिंपल तुम्हें यही आंसर देना है कि कैसे इसको सेपरेट करते हैं. पहले तो ए कंपाउंड सिंपल है, यहाँ पे क्या FeBr3 यानी कि लुईस एसिड दिया हुआ है, ब्रोमिनेशन हो रहा है बेंजीन का, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा. तो कंपाउंड ए क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन. और ये जो मिक्सचर दिया हुआ है ये नाइट्रेशन का मिक्सचर है, दैट इज द NO2 प्लस, यानी कि नाइट्रोनियम आयन इसमें तुम्हें मिलने वाला है. तो नाइट्रोनियम आयन जो मिलेगा, तो जब ब्रोमोबेंजीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन कैसा होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है. तो ऑर्थोपैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, NO2 लग जाएगा. तो दैट मींस एक कंपाउंड, अगर हम बी की बात करें तो ये ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा देंगे. तो ऑर्थो पे यानी कि यहाँ पे NO2 लगा दो. और दूसरा वाला क्या होता है, पैरा हमेशा मेजर में मिलता है, ये ब्रोमीन है, और NO2 तुम पैरा पे लगा दो. तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम डिफरेंस होता है. तो इनको हम कैसे सेपरेट करते हैं ऑर्थो पैरा कंपाउंड्स को, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मतलब यहाँ फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ पे एल्कीन दिया हुआ है, और इसको आइडेंटिफाई कर लोगे. यहाँ पे क्या है, C6H5COO, यानी कि ये क्या है तुम्हारे पास, बेंजोइल पेरोक्साइड दिया. यानी कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर में लिखूं तो दिस इज नथिंग बट C6H5CO, C6H5CO, COO का होल टू, और ये O एनहाइड्राइड है, राइट. तो ये बेंजोइक एनहाइड्राइड. तो बेंजोइक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ये एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन देता है. एंटी मार्कोनिकॉफ यानी कि खराश इफेक्ट लगता है. तो अगर हम डायरेक्टली आउटपुट देखें तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है, वन साइड में, यानी कि इस साइड पे, फर्स्ट कार्बन पे, इस कार्बन पे क्या लग जाता है, अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस साइड पे क्या लगेगा, Br, और इस साइड पे क्या लगेगा, H. मार्कोनिकॉफ में अपोजिट होता है, यहाँ Br लगता है, यहाँ H लगता है. और ये एंटी मार्कोनिकॉफ है बिकॉज ऑफ द पेरोक्साइड इफेक्ट. तो यहाँ Br लगेगा कॉर्नर में और इस साइड लगेगा H. तो फाइनल प्रोडक्ट तो मुझे ये पता है, दिस इज द प्रोडक्ट, यानी कि 1 ब्रोमो वाला बनेगा, राइट. तो ये मेरे पास बनेगा, राइट. तो मैं ऑप्शंस चेक कर लेती हूँ. इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो हमें इसमें बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं. तो पहला है कि रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट. तो एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म भी दी है, तुम्हें इसकी मैकेनिज्म भी पता होनी चाहिए कि जो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है वो कार्बोकेटायन वाले इंटरमीडिएट से स्टार्ट होती है, और जो एंटी मार्कोनिकॉफ है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से स्टार्ट होती है. यानी कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये रेडिकल मैकेनिज्म से शुरू होती है, क्योंकि ये पेरोक्साइड की वजह से ये इक्वल सिमेट्रिकल होता है, और यहाँ पे इसका ये फ्री रेडिकल बन जाता है. उसके बाद यहाँ से CO2 भी निकल जाता है, फिर C6H5 का फ्री रेडिकल बन जाता है, और यहाँ पे जो HBr है, इस फ्री रेडिकल की वजह से HBr का भी H डॉट और Br डॉट बनता है, राइट. तो ये वाला जो H डॉट है ये इससे कंबाइन करके बेंजीन भी बना लेता है. दैट मीन्स इट विल फॉर्म C6H6 इस H डॉट से रिएक्ट करके. तो Br डॉट से मेरे पास जब Br डॉट बनता है, यानी कि जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बनता है, वो जाकर के इससे अटैक करता है, राइट. तो फ्री रेडिकल की जो रिएक्शन है वो ब्रोमीन से स्टार्ट हो रही है. तो ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, द रोल ऑफ पेरोक्साइड इज टू जनरेट H डॉट. नहीं बेटा, जो H डॉट है वो तो हमारे पास बेंजीन बना दिया, लेकिन एक्चुअली जो Br डॉट है वो जाकर के मेरा रिएक्टेंट पे पहली बार अटैक कर रहा है. दैट मींस रोल ऑफ पेरोक्साइड इज टू जनरेट Br डॉट. तो ये रॉन्ग हो गया. तो दिस इज फॉल्स. तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बेंजीन इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट. मैंने अभी भी यही बताया था कि ये इससे कंबाइन कर लेगा फेनाइल रेडिकल H डॉट से, HBr के H डॉट से रिएक्ट करके ये बेंजीन फॉर्म करेगा एज अ बाई प्रोडक्ट. तो बिल्कुल सही बात है, बाई प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये वाला जो मैंने फॉर्म किया दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. डी स्टेटमेंट में बोल रहा है 1 ब्रोमो 2 फेनाइल इथेन. तो 1 ब्रोमो 2 फेनाइल 1 2, तो यानी कि 1 ब्रोमो 2 फेनाइल इथेन जो बन रहा है वो माइनर नहीं बन रहा है, वो मेजर बन रहा है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि ये हमारे पास मेजर बन रहा है, बाई प्रोडक्ट में तो बेंजीन बन रहा है. नेक्स्ट, सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड्स वाया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट. बिल्कुल सही बात है, ये बात मैंने भी स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड होता तो ये रिएक्शन क्या हो जाती, मार्कोनिकॉफ. तो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन प्रोसीड्स वाया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली राइट. तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ACE. So ACE will be your answer.
ओके, दिस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करो तो ये बेंजीन ही तो है, बेंजीन है और यहाँ पे तुम्हारे पास Cl लगा हुआ है। तो अगर मैं इसमें एनहाइड्रस AlCl3 की बात करूँ तो ये तो सिंपल क्या है, लुईस एसिड है। तो अगर यहाँ से ये वाला लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे ये प्लस बनाएगा और ये माइनस बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, यानी कि एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये आकर के बेंजीन पे अटैक कर देगा, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो दिस इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड ये सिंपली बेंजीन पे आ जाएगा। तो ध्यान से मैं इसको यहाँ बना देती हूँ एक बार। तो ये मेरे पास हो गया बेंजीन, एंड बेंजीन के बाद ये जो प्लस है यहाँ बेंजीन से कनेक्ट होगा, यानी कि यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। तो 1 2 3 4 5 6, आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बार CH2 था, प्रिंटिंग का मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या था, 2 बार CH2 जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो यहाँ पे 2 बार CH2 है। ये प्रीवियस ईयर में चेक कर लेना। तो 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 कार्बन की यहाँ पे ये जो कंपाउंड है। अब इसके बाद कह रहा है डाइल एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH क्लास 12 में पढ़ते हो। एक्वस NaOH से क्या हो जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब अगर एक्वस NaOH के बाद अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, मानी कि इसका जो मतलब अल्फा हाइड्रोजन है वो जाकर के यहाँ से कनेक्ट। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा और ये वाला ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, राइट। तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये OH बना देगा और ये वाला यहाँ से 5 मेंबर्ड कार्बन की रिंग बना देगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी। मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर्ड कार्बन की यहाँ रिंग बन जाएगी। तो अगर मैं यहाँ रिंग बना दूं तो ये है मेरे पास, यहाँ पे आ चुका है OH, क्योंकि अल्फा वाला एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, ऐसे लिख देती हूँ, राइट। 5 मेंबर्ड कार्बन, तो एक कार्बन ये हो गया। तो ये फर्स्ट कार्बन है, मैं यहाँ 2 3 4 5, राइट। तो फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो। यहाँ पे CH2 हो चुका है, ये वाला मतलब बेसिकली इससे कनेक्ट हो जाता है, 5 मेंबर्ड कार्बन की रिंग बन जाएगी, राइट। तो ये मेरे पास कंपाउंड हो गया, देख लो सब सही है। यहाँ पे इस वाले कार्बन पे OH है और यहाँ डबल बॉन्ड O है, राइट। तो इस पे OH है और इस पे क्या है, फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड O। तो ये आपका कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट था। कंपाउंड फॉर्म करने के बाद तुमसे सिर्फ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज मुझे निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे मास कितना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको हीट भी कर देती हूँ, तो हीट करने के बाद एक सेकेंड, एक्वस NaOH के अगर मैं इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये OH और H निकल जाएगा, वाटर। दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखूं तो OH और H निकल जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये एल्डोल कंडेंसेशन में तूने पढ़ा है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि पहले ये कंबाइन करेगा, उसके अंदर यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो वाटर रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं चेक करूं तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देती हूँ उससे इजी रहेगा। तो ये बेंजीन रिंग है, इसका एक सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो ये बेसिकली क्या बचा, C6H5 और यहाँ पे 5 मेंबर्ड कार्बन है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, C5। हाइड्रोजन को अगर काउंट करें तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो चुका है। मैं इसको एक बार फिर से यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ क्लियरली। ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ से मैंने वाटर निकाल दिया था, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बना देती हूँ। 5 मेंबर्ड रिंग है और ये तुम्हारे पास नंबरिंग भी कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। फोर्थ वाले पे डबल बॉन्ड है और इस वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाले कार्बन पे OH, फर्स्ट वाले कार्बन पे OH भी नहीं है, वो ये वाला इसमें निकल गया है। तो यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्ड, राइट। तो कुछ ऐसा सा बना है। तो इसमें अगर मैं काउंट करूं तो ये वाली चीज मेरे पास हो गई C6H5 और ये हो गया C5। और हाइड्रोजन अगर हम चेक करें तो इस पॉइंट पे 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इस पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4 कोई नहीं है, यहाँ पे 2 है, राइट। और यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 2 यहाँ पे। तो 4 हाइड्रोजन मुझे दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, सही है। 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। 4 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। अब तुम्हें यहाँ परसेंटेज निकालना है, राइट। तो अगर मैं ओवरऑल चेक करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, C9 हो जाएगा, 6 + 5 C11 है, C11 हाइड्रोजन 9
हाइड्रोजन 9 एंड ऑक्सीजन, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सिंपली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और टोटल मास इसका अगर हम देखें तो 11 into 12, 11 into 12 इज 132, एंड 9 हाइड्रोजन हो गए एंड ऑक्सीजन 16। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 1 4 5, so it is 157. This is 157 into 100, राइट। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1600 अपॉन 157, 157 को अप्रोक्सीमेटली 160 अगर हम समझ लें तो ये 10 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 10% ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 10%। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन अगर इसमें तुम्हें बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे रिंग बन रही है, और फाइनली जो हमने देखा तो कॉपी में ठीक से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे तुम्हें बस इसका फॉर्मूला लिखना था, और अगर तुम फॉर्मूला लिख लेते हो उसके बाद तुम्हें परसेंटेज ही तो निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन में बचता ही क्या है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। तो इसमें देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि जिंक है और ये 2 Br लगे, हीट करोगे तो ZnBr2 निकल जाएगा। क्या होगा? ZnBr2, ये दोनों Br निकल जाएंगे। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग आ गई, यहाँ पे CH3 है। अच्छा, ये वाला ZnBr2 से निकल गया, ZnBr2 से मैंने इसको निकाल दिया था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, ये बनेगा और ये बनेगा, राइट। तो जिंक और हीट करने के बाद तो ZnBr2 निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन बन गया। अब एल्कीन में अगर हम HBr ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है वहां पे Br लगता है, राइट। तो अगर हमको बस ये चेक करना होगा कि Br कहाँ पे, किधर H लगेगा किधर Br, क्योंकि HBr जब लगता है एसिमेट्रिकल पे तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से लगता है। तो अगर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे प्लस आए, या फिर हो सकता है कि इधर प्लस आए, लेकिन यहाँ प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर ये इससे यहाँ मूव कर जाएगा, राइट, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से शिफ्टिंग हो जाती है कार्बोकेटाइन की, तो यहाँ शिफ्ट होगा तो देखो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, यानी कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये बेसिकली कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? रीअरेंजमेंट से ये कार्बोकेटाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, दैट इज मोस्ट स्टेबल। तुम कहोगे यहाँ से भी तो टर्शरी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसके 2 हाइड्रोजन है वो 2 है यहाँ पे, क्योंकि CH3 है ना, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, और यहाँ पे एथाइल ग्रुप है, यानी कि यहाँ 2 मिल रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास इस पॉइंट पे ये ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स यहाँ जो तो दैट मीन्स अल्टीमेटली Br यहाँ पे लग रहा है, राइट। तो Br यहाँ पे जिसमें लगा है वही आंसर हो जाएगा। तो ये वाला एथाइल रहना चाहिए और Br तुम्हारे पास इधर लगना चाहिए। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला होगा, क्योंकि CH3 लगा है और Br, तो ये वाला हो गया CH3 और ये हो गया Br और ये हो गया एथाइल, यानी कि डी पार्ट विल बी योर आंसर। ब्यूटाइन एंड हाइड्रोजन दोनों का 1 मोल है, आर सेपरेटली ट्रीटेड विद पैलेडियम कार्बन। तो पैलेडियम कार्बन हमें पता है कि ये लिंडलार कैटलिस्ट होता है, तो लिंडलार कैटलिस्ट एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो इससे क्या बनते हैं? सिस बनते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास सिस एल्कीन फॉर्म होगा, और ये जो है हमारे पास ये बिट्स रिडक्शन करते हैं, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया से ट्रांस बनता है। क्या बनता है? तो आपको रिएजेंट एकदम से क्लियर होने चाहिए कि कौन सा क्या है। ये लिंडलार है, लिंडार कैटलिस्ट। तो जो एक्स फॉर्म होगा वो मेरे पास कौन सा होगा? ये वाला जो होगा वो सिस बनेगा। सिस का मतलब ऐसा, ब्यूटूइन, राइट। और ये वाला क्या बनेगा? ये वाला ट्रांस बनेगा, यानी कि यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट। तो ये वाला ट्रांस बनेगा, वाई इज ट्रांस। तो एक्स एंड वाई आर स्टीरियोमर्स, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस ट्रांस स्टीरियोमर्स होते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ एक्स इज 0, तो एक्स बेटा सिस है, तो सिस का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ट्रांस का 0 होता है, राइट। इसका 0 नहीं होता है, राइट। तो ये वाला फॉल्स हो गया, क्योंकि ये तो सिस है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज हायर देन वाई। तो जो सिस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली हायर होता है, क्योंकि इसमें इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं, राइट। तो ये ट्रू हो गया। एंड नेक्स्ट, ओजोनोलिसिस की बात कह रहा है कि ओजोनोलिसिस जब हम कराएंगे वी विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो एल्कीन की जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमें पता है कि ओजोनॉइड बनता है, और डायरेक्ट मेथड भी तुम्हें पता होता है कि यहाँ से जब इसको हटाओगे तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या बन जाएगा? CH3CHO, CH3CHO, यानी कि सब में क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। तो फिर सिस ट्रांस से फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में ही इथेनॉल बनेगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो नहीं मिलेंगे, यानी कि ये वाला फॉल्स हो गया। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, ये बात जरूर देखा करो हमें कौन सा बताना है। तो B and D विल बी द आंसर, तो आंसर विल बी ए पार्ट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, इसमें बस दोनों कैटलिस्ट पता होने चाहिए थे, आंसर आ जाएगा।
ओके इसमें तो सीधे सीधे अरेंज करना है, तो मैं सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, तो सीधे सीधे इफेक्ट चेक कर लो कि क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्लोरीन है तो डेफिनेटली ये माइनस आई देता है ना, तो सिग्मा बॉन्ड पोलराइज करता है, हेलोजन है माइनस आई देगा, और ये NO2 डीएक्टिवेटिंग है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, हमें पता है कि ये रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, तो डेफिनेटली ये -M देगा। और ये जो OCH3 क्योंकि ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर होते हैं, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये रिंग को एक तरीके से एक्टिवेट कर देता है, तो ये +M इफेक्ट देता है, राइट। तो अगर हमें अरेंज करना हो तो सबसे यहाँ पे क्या अरेंज करना था, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के लिए, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है जो नाइट्रोनियम आयन प्रोवाइड करता है, राइट, तो NO2+ जो प्रोवाइड करता है। तो नाइट्रोनियम आयन के लिए जो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो जिसपे प्लस होगा दैट मीन्स जो डीएक्टिवेटिंग होगा वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो इसके लिए B सबसे खराब है, तो B सबसे कम होगा रिएक्टिव, क्योंकि मेरी रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो B सबसे कम होगा, ये भी -I है तो ये भी कम होगा, BAC। तो BAC ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, BAC ये वाला, राइट। तो दिस विल बी योर आंसर BAC, क्योंकि B पे -M है, इस पे -I है और इस पे +M है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा देखो इसमें अगर देखो तो सेम कार्बन पे दो दो हेलोजन लगे हैं, तो ये क्या है, जेम डाइहैलाइड है, और दो NaNH2 लगे, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में किया था कि जो NaNH2 होता है वो बेसिकली एलिमिनेशन करा देता है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ पे कंबाइन होकर के एल्काइन बन जाए। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाले दोनों हट जाएंगे Br Br, क्योंकि एक बार इसके संग HBr निकलेगा, इसके संग निकलेगा, तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ बोलूँ तो ये ब्यूटाइन बन जाएगा। तो ये दो NaNH2 बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये इसको ब्यूटाइन में कन्वर्ट कर देंगे, और ब्यूटाइन के बाद फिर से देखो NaNH2 है, और NaNH2 बेसिकली क्योंकि एल्काइंस होते हैं पोलर, राइट, तो एल्काइंस पोलर होने की वजह से इसका जो टर्मिनल एल्काइन होता है वहां पे आकर के सोडियम लग जाता है प्लस, और इस तरीके से माइनस, तो ये इसको पोलराइज कर देते हैं, बाद में ये Br यहाँ से अलग हो जाएगा, लिविंग ग्रुप Br-, तो ये जो प्लस होगा वो इस पे आके अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बाद यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला जो पूरा है ये कंबाइन होकर के 3 कार्बन है, तो मैंने यहाँ पे 3 कार्बन देखो बना दिया 1 2 3, राइट। तो अगर मैं इसमें नंबरिंग कर दूं तो ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पे आइन आ रहा है, हेक्स 2 आइन, और 5 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल नहीं है, किस पे मिथाइल है हमारे पास, यहां से अगर हम चेक करें तो ये वाला कितना आ रहा है, 2 पे मिथाइल आ रहा है, 2 पे मिथाइल नहीं आ रहा, हेक्स 2 आइन, एक सेकेंड इसकी नंबरिंग यहां से करोगे ना, 1 2 3 4 5, स्ट्रक्चर में फिर से इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे क्या बन रहा था मेरे पास, यहाँ पे कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 थे ना, देखो मैंने यहाँ पे इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 5 कार्बन कर दिए थे इसको, ठीक। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4, तो कार्बन एग्जैक्टली सेम रखना, ये ब्यूटाइन था, तो 1 2 3 4, तो ये ब्यूटाइन था, ठीक है। इसी पे हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और सोडियम यहाँ पे प्लस लग जाएगा, राइट। और अगर इसके बाद में अगर हम इसमें ये कंपाउंड लगाते हैं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड से तुम्हारे पास ये Br लिविंग ग्रुप निकलेगा, और ये 3 कार्बन तुम्हें यहाँ से लगाने, तो यहाँ से 3 कार्बन लगा दो ऐसे। अब इसकी नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग अगर मैं कर दूं तो नंबरिंग क्या आएगी, IUPAC नेमिंग लिखना है इसका, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो क्या आ रहा है, 2 पे मिथाइल आ रहा है, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, तो 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, ये आंसर, राइट। तो एग्जैक्टली कार्बन ठीक से काउंट करके ड्रॉ करना, ठीक है, बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, NaNH2 से मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एल्काइन बनने वाला है, क्योंकि ये जेम डाइहैलाइड दिया हुआ है, और जेम डाइहैलाइड के बाद में जब मैंने इसको यहाँ से लिविंग ग्रुप हटाया तो ये सिंपली लगा दिया, और इसके अंदर सीधे IUPAC नेमिंग इसकी लिख दी। नेक्स्ट, तो इस बार मुझे जो दिया है दिस इज साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन दिया है, कोई भी साइक्लोएल्कीन है, ब्रोमिनेशन कंज्यूम 1 मोल ऑफ ब्रोमीन पर मोल गिव्स द प्रोडक्ट Y, और C और Br का जो रेशियो है दैट इज 3:1, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकाल रहे हैं। तो साइक्लोएल्कीन अगर मैं लेती हूं कोई,
तो जो प्रोडक्ट Y बन रहा है उसमें 3:1 का रेशियो है। तो अगर मैं कोई सपोज करो कि एल्कीन कोई भी लेते हैं, तो एल्कीन में मुझे पता होता है कि अगर कोई भी एल्कीन है तो उसको अगर हम ऐसे ब्रेक करते हैं तो दोनों जगह Br आता है। तो अगर दो कार्बन होते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से होता है ना। तो दो कार्बन होंगे तो यहाँ पे दो ब्रोमीन लगेगा। और लेकिन मुझसे कह रहा था कि जो रेशियो होना चाहिए कार्बन और ब्रोमीन का वो 3:1 का चाहिए। तो मुझे पता चल गया ये साइक्लोहेक्सीन ही होगा, क्योंकि मुझे कार्बन और ब्रोमीन का जो रेशियो है वो 3:1 रखना है। यानी कि अगर मैं 6 कार्बन रखूंगी, 6 कार्बन होंगे तो जाकर के 2 ब्रोमीन लगेंगे, 6 कार्बन पे 2 ब्रोमीन लगेंगे, तब जाकर के 3:1 रेशियो बन पाएगा। 6/2 यानी कि 3:1 बनेगा, राइट। तो हमें सिंपली ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने साइक्लो एल्कीन बोला है, साइक्लोहेक्सीन नहीं बोला है, राइट। तो पहले हमें ये 3:1 से ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज साइक्लोहेक्सीन। इस रेशियो से मुझे ये बात पता चल गई साइक्लोहेक्सीन है, राइट। तो साइक्लोहेक्सीन है, इसको अगर हमने 1 मोल ऑफ ब्रोमीन से रिएक्ट किया तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा यहाँ पे Br, और यहाँ पे यानी कि 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और इसमें सिंपली हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन चाहिए। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लूं डायरेक्टली, तो ये नॉर्मली तो C6H12 होता है। अगर मान लो कोई नहीं होता ब्रोमीन, तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गए ब्रोमीन से, तो C6H10Br2 हो जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो अब परसेंटेज इजीली निकाल लोगे। हमें ब्रोमीन का परसेंटेज चाहिए, तो ब्रोमीन का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू ब्रोमीन का मास होता है 80, तो 2 इंटू 80 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास अगर देखेंगे तो कार्बन 12 होता है, और 12 इज 72 प्लस 10 एंड ब्रोमीन का हो जाएगा 160। ब्रोमीन इज 80 ना, तो 80 इंटू 160, इसको ऐड कर लो तो ये जाएगा 2 एंड 14, तो 242 हो रहा है। तो यहाँ पे 242 इंटू 100, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, तो 8 2 16, तो 1600 अपॉन 24, 1600 अपॉन 24 दैट इज 66.66। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर हो जाएगा 66%, राइट। तो यहाँ से ये 242 था, 240 नहीं था, तो इसीलिए 66.23 कुछ आएगा। तो यू कैन जस्ट राइट द आंसर विल बी 66। तो कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन बहुत सिंपल। यहाँ से बस ये आइडेंटिफाई कर पाते कि हमारा रिएक्टेंट क्या था। इन्होंने डायरेक्टली रिएक्टेंट भी नहीं दिया था। तो ये भी एक जरूरत होती है कि अगर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी है, तो ये नहीं सोचना कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपको क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके रखने, तभी एग्जाम टाइम में दिमाग चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बेंजीन इज नाइट्रेटेड टू गिव नाइट्रोबेंजीन विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद CH3COCl। तो हमें पता ही है कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, और नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। और अगर हम उसको ये वाला जो है वो एसाइलेशन दिया हुआ, फ्रिडल क्राफ्ट का एसाइलेशन रिएक्शन है, तो एसाइलेशन से क्या होता है कि अगर तुम सोचो ये मेटा पे लग जाएगा, लेकिन फ्रिडल क्राफ्ट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं जैसे NO2 टाइप के, तो वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते, राइट। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जनरली किसके लिए होती है तुम्हारे पास, जैसे कि क्लोरोबेंजीन वगैरह हो गए, तो ये सब फ्रिडल क्राफ्ट देते हैं। केवल प्योर बेंजीन होगा तो वो भी फ्रिडल क्राफ्ट देता है, लेकिन ये अगर कोई डीएक्टिवेटिंग हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता है तो फ्रिडल क्राफ्ट का प्रोडक्ट नहीं देता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत लगा के आते हैं। नेक्स्ट, NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही है, और डीएक्टिवेटिंग है, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इसके बाद में यहाँ से सिर्फ ऑप्शन देख के तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आंसर होगा इसमें, क्योंकि ए कंपाउंड ही हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज ए। हाइड्रोजन से कंबाइन करके ऐसा बनाया है, तो इन चारों में ही देख के हमें यही समझ आएगा कि क्या आएगा। लेकिन KMnO4 से थोड़ा समझ में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है, तो COOH यानी कि किसी दो एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो दैट मीन्स एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से हो सकता है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड सेम रिंग में है। और अगर आंसर देखें तो ये वाला होगा, डायरेक्टली समझ में आ जाता है, क्योंकि ये देखो एडजेसेंट वाले पे यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, तो अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो ये ऑक्सैलिक एसिड दे सकता है। और अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो दो मॉलिक्यूल से ये भी बेंजीन बनेगा और ये भी सीधे सीधे क्या बनेगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, राइट। सो ऑप्शन विल बी सी पार्ट, डायरेक्ट हमने एलिमिनेट करके आंसर देख लिया कि क्या आने वाला है, राइट। तो कंप्लीट हो जाता है यहाँ से हाइड्रोकार्बन। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बेसिक रिएक्शंस जैसे कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई है ना। अब देखो इसमें जो कंपाउंड में पूछा था, इसमें तुम्हें क्या करना था, परसेंटेज निकालना था। तो पहली चीज तुम कंपाउंड निकाल सकते कि क्या कंपाउंड बन रहा है, लिंडार कैटलिस्ट क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, +M -M क्या इफेक्ट्स हैं,
So these things must be clear. So I hope this video was very helpful, right? We'll see you in the next video. Thank you.